सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सद शुक्र पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का, जिसने अपने रसूल अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मोहतरमा के तुफ़ैल आज अहलियान पाकिस्तान और फ़र्जंदान कश्मीर को बैक वक्त कम अज़ कम एक गुना रिलीफ अता फ़रमाया है, जब कल एक इंटरनेशनल फोरम पर सलामती कौंसिल में भारत को हमने एक मरतबा फिर, ये पहली मरतबा नहीं था लेकिन जलील और रुस्वा होते देखा। कश्मीर की सूरत हाल पर भारत ने बहुत कोशिशें की कि सलामती कौंसिल का ये इजलास जो है 15 रुकनी ममालिक का ये ना बुलाने पाए, किसी न किसी तरह उसकी ले तो लाल मान ली जाए। ताहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि ऐसा हो नहीं सका और ये इजलास मुनक़्क़िद होकर रहा। सलामती कौंसिल ने इस इजलास में कश्मीर को भारत का इंटरनल मैटर मानने से इनकार कर दिया और सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम करने के ज़रिए इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जारी हैं उन पर इजहार तशवीश किया गया। इसके बाद एक लतीफ़ा ये हुआ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मज़दाक़ भारत के लूले लंगड़े भारत के लूले लंगड़े वज़ीर दिफ़ा ने एक अपने तौर पर फप्ती कसी। उन्होंने हमें एक धमकी दी। उन्होंने कहा कि एटमी हथियारों के हमले में पहल कर सकते हैं। गुड। इसका जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तरह से दिया कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा सठिया गए हैं। पूछना यह था कि भारत में कोई है जो सही दिमाग हो? क्या कोई सही दिमाग कौम नरेंद्र मोदी जैसे गुजरात के कसाब या चाय फरोश या इतने हाईली क्वालिफाइड आदमी को वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकती है? तो हुजूर ये ताना उनको दे करके क्यों शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं आप? DGISPR ने भारत को वो जवाब दिया है जो बहरहाल देना बनता भी था और इस जवाब के ज़रिए इंडिया को कमा हुक्कहू हमने ये मैसेज कन्वे कर दिया है DGISPR के ज़रिए कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो उसका उसी तरह से साबिक़ा अदवार की तरह दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा कि इंडिया जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ DGISPR ने इंडिया को हाजमे की दुरुस्तगी के लिए एक फ्री मुफ्त मशवरा भी दे डाला। उन्होंने कहा कि जो है उस पर कनात करो और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर पर हमले की कोशिश या इस किस्म के किसी अहमकाना ख्वाब से परहेज़ किया जाए। हुजूर ख्वाब पे कहाँ टैक्स लगता है? देखने देना ख्वाब से क्या होता है। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही भारत को, भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से देने का इंदिया दे चुके, लेकिन उससे इंडिया का पेट नहीं भरा था, इसलिए नौबत यहाँ तक आन पहुँची। इस दौरान में क्या कुछ हुआ वो आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। मोदी सरकार के खिलाफ खुद भारत में एक फ़ज़ा बन चुकी है। कांग्रेसी रहनुमा चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में इंडिया की सेकुलरिज्म का, मोदी सरकार का जिन लफ्ज़ों में पोस्टमार्टम फरमाया, ज़रा पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। रॉ के साबिक़ चीफ दुलित मौसूफ का नाम है। उन्होंने दहशतगर्दी में इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया है इसे एक मुमकिन सूरत हाल के पैदा हो जाने के बाद जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में अराइज़ हुई है। किन अल्फाज में वो ये कर रहे थे ख़दशे का इज़हार, ज़रा ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिए। और भी बहुत सारे ख़तरात हैं हुजूर, आपको इदराक नहीं है उनका। खालिस्तान तहरीक ही पहले आपके नाक में दम किए हुए थी, अब अचानक से नागालैंड ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नागालैंड ने भारत से अलहदगी का ऐलान कर डाला है। कौमी परचम और तराना पेश कर दिया गया। 15 अगस्त को पूरी दुनिया जहाँ जहाँ लोगों की ज़मीर ज़िंदा है वहाँ पर यौम सियाह के साथ साथ नागालैंड ने भी यौम सियाह में भरपूर अपना हिस्सा डाला। ये सब है सूरत हाल। यहाँ एक ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न लेते हुए मैं भी, हालांकि मैं यू टर्न को मुनासिब नहीं समझता, मैंने कई बार इस बारे में इज़हार ख्याल किया है, बबांग दोहल कहा है कुछ, लेकिन आज मैं एक यू टर्न लेना चाहता हूँ ऑन एयर। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, DGISPR, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और चलिए बशमूल तमाम पाकिस्तानियों ने इस वक्त जो इंडिया को तिगनी का नाच नचाया हमने सलामती कौंसिल में, इसे एक चाहे बारिश का पहला कतरा ही कहिए हुजूर, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर ये जो हमारी
इतनी तारीखी फतह और भारत की इतनी ज़बरदस्त हजीमत हुई है जो पिछले 50 साल में नहीं हुई थी। इसका जश्न मनाएंगे हम। आज हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। राना अरशद साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में थोड़ा सा चाशनी पैदा करने के लिए, थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए यहाँ मुझे एक बयान नसीब हो गया है शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मोदी ने कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की तो हाथ तोड़ देंगे। मैं कन्फ्यूज आ गया, गड़बड़ा गया मैं ज़रा। 70-30 में भाई वो फुटेज चलाना, वो जो मोदी आया था पाकिस्तान और वो उनको जो है तारीखी इस्तकबाल नसीब हुआ था, उनको केक वेक खिलाया गया था। इनको हटाओ नहीं, इनका क्या करना है। मोदी पाकिस्तान आया था और वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने उसको रिसीव किया था। वो उनकी नवासी की शादी पे आया था, बाकायदा केक पे थे। वो फुटेज ज़रा चलाएं, तब पता चलेगा कि मोदी ने कश्मीर पर कब्ज़े की कोशिश की तो हाथ तोड़ देंगे जैसे बयान का एक लॉजिकल कोई इसकी रीजनिंग है या नहीं। गुड, जबरदस्त। मोदी तो सब जानते हैं भाई, फिर मोदी क्यों चला रहे हो? हटाओ उसको, दिखाओ राना अरशद साहब को। चलो राना अरशद साहब हुजूर, ये जो लतीफ़ा साबिक़ खादिम आला ने और मौजूदा अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ साहब ने सुनाया था, हुजूर इसकी ज़रूरत क्या थी उस वक्त में कि जब नरेंद्र मोदी आपसे महज चंद गज़ के फासले पर मौजूद था? आप उसके हाथ तोड़ सकते थे, उसके दांत तोड़ सकते थे, उसके बाल नोच सकते थे, उसके सर में खाक डाल सकते थे, आप उससे हाथ पांव तोड़ करके भीख मंगवा सकते थे। लेकिन आपने उससे दिया तो रेड कारपेट अराइवल। आप खुद कश्मीरी होने के बावजूद, या कश्मीरियों के रहनुमा होने के बावजूद, या पाकिस्तान के रहनुमा होने के बावजूद आप भूल गए, फरामोश कर गए कश्मीरियों की उन तमाम तकालीफ को जिनका इस वक्त आपको खुल्क हो रहा है, जिनका इस वक्त आपको एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है। आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आप इमरान खान को टीपू सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बनने की तलकीन फरमा रहे हैं। आप वो तारीखी तलवार उसे दिखा रहे हैं कि जो आपसे कभी नहीं चल पाई थी। हुजूर क्या कहेंगे इस एक लतीफ़े पर? अगर इस किस्म की हिमाकत से के इर्तिकाब से अगर गुरेज किया जाता तो बेहतर ना होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नूरुल आरिफीन साहब आपका मशकूर हूँ। काश जो आपने इंटरव्यू में फरमाया, आप ये भी फरमा देते कि जब 12 मई 1998 को इंडियन हुकूमत और उसके बिग बॉस अमेरिका ने 4 धमाके किए थे, तो फिर 28 मई 1998 को 6 धमाके भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह ने किए थे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। आज आपका ये भी बयान फरमा देते। बात तो आज इजहार यकजहती की थी, लेकिन आपने शहबाज शरीफ साहब का अगर बयान ये ऑन एयर करने की कोशिश की है तो फिर आप ये भी बताते कि जब बुरहान वानी शहीद होता है 2016 में, तो फिर 2017 के यूएनओ के अजलास की पूरी कार्रवाई जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यूएनओ में जाने से पहले मुजफ्फराबाद जाते हैं और पूरी लीडरशिप के साथ ऑन बोर्ड होकर डायलॉग करके उनसे एजेंडा लेकर यूएनओ में जाते हैं और वहां जाकर मकबूजा कश्मीर का केस हाईलाइट करते हैं। काश आप ये भी बता देते कि दिसंबर 2015 में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब नरेंद्र मोदी साहब से मिलने के लिए खुद क्यों गए थे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई चल के आता है तो वो सर वो चल के नहीं आया था। नरेंद्र मोदी की एक वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है जिसमें वो बाकायदा मजे ले लेकर आलमी बरादरी को और खुसूसन हिंदुत्व के मानने वालों को ये पैगाम दे रहा है कि मुझे मियां साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे बुलवाया। हमें अफसोस भी होता है कि आपको चाहिए तो ये कि अगर ये बात अपोजिशन लीडर ने की है तो हमने साबित की है। हम समझते हैं कि इंडिया के मुकाबले में अजली दुश्मन के का मुकाबला करने के लिए हम इस जैसी भी नालायक हुकूमत है, जैसी भी है, हम इसके साथ खड़े होकर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। को आपने देखा कि हमने तो कुलभूषण को पकड़ लिया था और उसका सर एक सेकंड, ऐसे हाईलाइट, ये तो प्रोग्राम खत्म हो गया, वाइंड अप करना पड़ेगा। एक सेकंड तो राना अरशद साहब हुजूर ब्रेक पर पांव रखिएगा। राना अरशद साहब ब्रेक पर पांव रखिएगा। ये तो मामला इधर उधर हो गया। कुलभूषण को आपने पकड़ा था तो क्या
क्या किसी एंकर ने पकड़ा था? कुलभूषण को हुकूमत एक सेकंड पाकिस्तान ने सर पकड़ा था, बिटवीन द लाइन हमारी चलेंगे, नेता, पॉइंट टू पॉइंट। हमारी एजेंसीज ने सर मिलकर एक पकड़ा सेकंड, था। एजेंसीज अल्लाह आपको नेकी दे, हाँ वही एजेंसीज जिनके खिलाफ तबर्रा नून लीग की पहली प्रायोरिटी होती है, वही एजेंसीज जिनके खिलाफ बात करके नहीं, अपने not आप at को all। जमहूरियत पसंद साबित किया हमारी जाता है। नहीं हुजूर होती। थोड़ा सा मैंने पहले ना, पहले ना, मैंने नूर शुरू किया, आरफी पहले मुझे साहब। खत्म करने दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव ऐसे रखिए, फिर मैं नहीं। आता हूं, जरा थोड़ा सा तामुल। चलिए, राना अरशद साहब ने या मियां नवाज शरीफ ने या मियां शहबाज शरीफ ने खुद जाती तौर पर जाकर कुलभूषण को बालों से पकड़ लिया था, मान लिया, ठीक है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में कुलभूषण का नाम लेते हुए क्यों शर्म आ रही थी? पकड़ा तो सर तो मेरी मेरे बात भाई, का जवाब दीजिए ना। मेरे भाई किसने पकड़ा था? सर कुलभूषण नूर का आरफी नाम साहब, अक़वाम आपने मुत्तहिदा में पकड़ा की जाने था, वाली इमरान तकरीर नियाज़ी में साहब क्यों ने नहीं पकड़ा था? किसने पकड़ा था? सर कुलभूषण का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, अक़वाम मुत्तहिदा में ये क्यों नहीं हमारी लिया? हुकूमत को, हुकूमत बई स्टेट के अदारों ने बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ पकड़ा था, तो वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ थे। मेरे भाई मैं नूर आरफी साहब आपको भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आप पर्सनल होकर कोई इंडिया को गिफ्ट देना चाहते हैं। हम इस बुरे वक्त में इंडिया के खिलाफ मेरी जद्दोजहद तो ऑन रिकॉर्ड है, अजली दुश्मन है। महज उसके एक चैनल पे मुकाबले मेरे के 200 लिए प्रोग्राम ही अगर देख ली जाए तो मेरा ख्याल है मेरी बारात है, हालांकि मुझे ये जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अदारों के दुरुस्त है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मिजाज है, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कैसे हो? पहले जनरल नॉलेज का एक सवाल, आपको लग रहा है कि आप पहुंचने वाली हैं या आप वाकई पहुंचने वाली हैं? नहीं पहुंचने वाली। Right. I'm so अच्छा। sorry, मैं एक टीवी चैनल पे थी तो नो वहाँ प्रॉब्लम से- एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैडम मुझे ये बताइए, सबसे पहले आज मैंने एक यू टर्न लिया है। इमरान खान साहब के यू टर्न को मैं बहुत क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, लेकिन आज मैंने आपकी हुकूमत को बाकायदा यानी दाद तहसीन से नवाजा है, उस एक स्टांस पर जिसके ज़रिए से इंडिया को आलमी हजीमत से दो चार होना पड़ा है। इस एक यू टर्न पर आप किन अल्फाज में क्रिटिसाइज करना चाहेंगी या व्हाटएवर कुछ करना चाहेंगी, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ? देखिए नूरुल आरिफीन, मैंने कभी भी आपको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं किया कि छोटी मोटी, देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पे मौजूद रहता है हर एक का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% मेरे से एग्री करें एक पॉइंट पे, एक पेज पे होते हुए भी और मैं आपसे करूं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आप हमेशा अपना एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देते हो, और आज साबित हो गया कि अच्छी चीज किसी को अगर आप फर्ज करें, अगर आप हमारी 1001 चीज को जो कि आपकी नजर में जेन्युइन थी क्रिटिसाइज कर रहे थे, और अगर आज हमने कोई अच्छा कदम उठाया तो आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, यही यू टर्न की डेफिनेशन है कि आपका हमसे खुदा वास्ते का बैर नहीं है, आपका हमसे पर्सनल इशू नहीं है, आप इशू बेस्ड क्रिटिसाइज करते हो। और अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई अच्छा कदम उठाया, आप बिल्कुल गैर जानिबदार हो के उस चीज को ठीक कह रहे हो। और मैं हमेशा सारे चैनल, सारे मीडिया के हम लोग बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें खाली पीटीआई की गवर्नमेंट का की सक्सेस नहीं है, ये आज पाकिस्तानियों की सक्सेस है। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, इसको ये ना समझा जाए कि आपने हमें अप्रिशिएट किया तो हम आपको कर रहे हैं। कश्मीर कॉज को इंटरनेशनल पे हाईलाइट करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और इदारे जो एक बिल्ली के बच्चे के लिए एक एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आ जाते हैं, और मीडिया ने बताया कि ये मजहब की बात नहीं है, ह्यूमैनिटी की बात है, और ह्यूमैनिटी इंसान किसी भी मजहब से, किसी भी बाउंड्री से ऊपर होती है। और कश्मीर के अंदर जिस तरह से जिनोसाइड, जिस तरह से कत्ले आम करने मंसूबा सिर्फ नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग बमों से मर रहे हैं और कुछ लोग खाना पानी ना होने से मर रहे हैं, कुछ लोग दवाइयाँ ना होने से मर रहे हैं। इस चीज को हाईलाइट करते हैं। अगर जो शाह महमूद साहब इतनी अच्छी सिफारतकारी कर रहे थे पाकिस्तान के, जिस तरह से उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया, और इमरान खान साहब ने जिस तरह से जो कुछ किया, अगर मीडिया में ना दिखाए तो हम कुछ भी नहीं है। तो साबित ये हुआ कि जब कौम किसी कॉज के लिए इकट्ठी होती है तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी देता है, और कामयाबी आना ही होती है। और इस पाकिस्तानी कौम का ये खासा है कि जब भी दुश्मन ने हमें ललकारा, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, हम एक पेज पे हुए और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और ये कामयाबी चाहे थोड़ी सी है, छोटी सी है, चले खुशी इस बात की है या एक तसल्ली या सुकून कह लो
कि वो इदारे जिनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती थी, आज वो कश्मीर को बिल्कुल मसला कश्मीर बिल्कुल दुरुस्त कह कह रही रहे हैं वो आप। ये मोहतरमा, समझ थोड़ा सा रहे हैं तवक्कुफ की कि दरखास्त के साथ संभाला मैं ना राना चाहिए। अरशद साहब के पास जाना चाहूँगा। राना अरशद साहब, सर, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएं, मेरा ख्याल है कि यहाँ हमें उन शहदा का, उन जवानों का तस्करा करने से नहीं आर महसूस करनी चाहिए जिन्होंने मौजूदा दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जहालत या उसकी हिमाकत या उसकी शरारत के नतीजे में जाम शहादत नोश किया। अब तक 5 भारतीय फौजी इसकी सज़ा के तौर पर जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी 3 फौजी जवानों और 2 शहरियों की शहादत का सदमे जान का जो है वो झेलना पड़ा है। हुजूर, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जहालत का सबूत दे रहा है इंडिया, जिसके नतीजे में दोनों तरफ ये जानी नुकसान भी हो रहा है, यहाँ हमारी तरफ हमारे आवाम का हो रहा है, उनकी तरफ हम ज़रा थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, हमें चूँकि सिविलियन कैजुअल्टीज़ से एतराज़ होता है। आपके ख्याल में सर इस वक्त क्या ज़रूरत है इंडिया को अपनी हिमाकत को पसे पुश डाल करके किस एक चीज़ को, किस एक एलिमेंट को सामने रखना होगा कि जो उसके वज़ीर दिफा ने भी एक जहालत की थी कि हम एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल कर सकते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त इस किस्म का एडवेंचर खित्ते को कहाँ झोंक सकता है? नूरुल्लाह आरफीन साहब, मैं समझता हूँ कि जिस तरह LOC पर वो मसलसल वायलेशन कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल तमाम MOU की भी वायलेशन है। और उसके बाद मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि क्योंकि जो LOC के करीबी देहात हैं वहाँ पर डेली लोग ज़ख्मी भी होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी पाक फ़ौज के नौजवान, कल भी एक शहीद हुआ है जिसको आज लाहौर में दफनाया गया है। और ये एक मसलसल उनकी वायलेशन है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी उधर ही थे, आने वाले थे, तो अफ़गानिस्तान के साथ जो बाउंड्री थी वहाँ हमारे 6 लोग शहीद हुए, 4 एबटाबाद में शहीद हुए, एक दिन में हमारे 10 नौजवान शहीद हुए। इस पर बिल्कुल हमारे वजारत ख़ारजा ने उनकी एम्बेसडर की तलबी भी की, लेकिन तलबी करने के साथ साथ अब मामला बहुत आगे जा चुका है। ये मेरा ख्याल है कि जो नरेंद्र मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी जिक्र करते थे और 370 आर्टिकल और 35A का भी वो जिक्र करते रहे। और मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक अच्छा जस्टर दिया कि मोदी साहब जीतेंगे तो मकबूजा कश्मीर का जो मसला है वो रिजॉल्व होगा, लेकिन उन्होंने उससे उल्टा असर ले लिया। और अब भी मैं समझता हूँ कि सलामती काउंसिल में बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है कि जो मेंबरान ने इसको टेकअप किया है। और मैं समझता हूँ कि अब जो ट्रंप साहब हैं, जो हमारे सालसी खुद ही बने थे, अब उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि एक तरफ तो वो अफ़गानिस्तान का सलूशन चाहते हैं, पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, और दूसरा वही जो LOC है और अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद है वहाँ से मुसलसल जो वायलेशन हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो हमारी बहादुर फ़ौज के नौजवान बेटे, आज जिस तरह DG ISPR आसिफ गफूर साहब ने बड़ा हिम्मत और जुर्रत वाला बयान दिया है, जिससे मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ आवाम के को एक नई ऑक्सीजन मिली है। और जो कश्मीर में बैठे हुए मकबूजा कश्मीर में हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, उन तक भी वो पैगाम पहुँचा है। सो इस पर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्लियामेंट का ठीक है जॉइंट सेशन हुआ। सर, आपसे तवक्कुफ की इस्तदा के साथ यहाँ जाऊँगा एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। मोहतरमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम, आपको प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहते हैं। भारत जो कुछ भी कर रहा है उसका मुख्तसर सा अहवाल आपने इस पैकेज में मुलाहिज़ा किया। ये मुझे बताइएगा कि ये जो कशीदगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन दिनों पाई जाती है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी मंडी में, हमारी मार्केटों में भारतीय मसनूआत का जा बजा पाया जाना, उनकी चलो फिल्मों की रिलीज़ हमने कुछ दिनों के लिए रोक दी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम फिर वो भी सब सिलसिला शुरू कर देंगे, लेकिन
ये कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खुली रखने का ऐलान जो किया है, ये मेरी समझ से बालरतर है। बताया जा रहा है कि बंदिश का फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम ने जारी एलामिया में बताया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारत के लिए अब भी खुली है। पॉलिसी ऑपरेशनल रखने या न रखने की पॉलिसी हुकूमत को देनी होती है और उस पर अमल दरामद कराना सिविल एविएशन की जिम्मेदारी। बात तो ठीक है मैडम, आपके ख्याल में हुकूमत या हुक्मरां अपना इख्तियार और भारत के लिए हमारी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का ऐलान कब करेंगे? नूरुल आरिफीन, आपका दोबारा शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा वेलकम कहा। देखें, मैं आपसे टोटली अग्री करती हूँ कि देखें जिस तरह से हमने फ़िल्मों पे पाबंदी लगाई तो उसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि आज हमारा सिनेमा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आज हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री अपनी फ़िल्मों को स्पेस मिली तो इसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। और जब इंडिया जैसा दुश्मन जो इस तरह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का कत्लेआम कर रहा है, उन पे ज़िंदगी तंग कर रहा है, पहले तो उनको गोलियों से छलनी करता है और फिर दवाई भी उनकी बंद करके बैठा हुआ है, तो उनकी हर चीज़ को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ट्रेड आगे इनके साथ किसी भी किस्म का इनका यहाँ से सफारत खाना ख़त्म करना, उसका भी मकसद यही था और अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का। लेकिन मेरा ये मानना है नूरुल आरिफीन, बल्कि हम दोनों सोचें कि अगर किसी के पास पहले से अगर कोई मसनूआत पड़ी हुई हैं तो हमारा जो वो तबका फिर मतलब उसको अगर वो फेंक दें तो वो भी हमारा ही नुकसान है। तो हमें होश से अकल से काम लेना होगा कि जो ऑलरेडी पड़ी हुई चीज़ें हैं वो उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आगे फर्दर इंडिया के साथ किसी भी किस्म के मरासम रखना मेरा ख्याल है कि वो हमें बिल्कुल भी ज़ेबा नहीं While being specific, how about the closure of airspace to India? मेरा ये एज ए पाकिस्तानी मानना है कि बिल्कुल उनकी फ़ज़ाई हदूद हमें बंद करनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करती हूँ और मैं अपनी हुकूमत से अपील भी करती हूँ कि इसके पीछे जितनी भी मसलहतें हैं, अगर इंडिया इस तरह से हमें एटॉमिक वॉर तक की धमकी दे रहा है, इंडिया का वज़ीर ख़ारजा अगर किसी तरह की सोच विचार से आरी और मोदी के मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, जिस तरह से ये बुचर ऑफ गुजरात, जिस तरह से ये बुचर ऑफ कश्मीर इस तरह से कत्ले आम कर रहा है, तो हमें इनके साथ किसी भी मसलहत के तहत किसी भी किस्म के रवाबित नहीं रखने चाहिए और हर वो सख्त से सख्त मैसेज इनको देना चाहिए और वो देना पड़ेगा, और ताकि इनको भी पता चले। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान की मतलब मेरा ये ख्याल है कि मैं आपसे दोबारा ये बात कर रही हूँ कि मैं आपसे एग्री करती हूँ। ये मेरे लिए 2 नफिल वाजिब हो गया आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरी सहाफ़ती तारीख़ में कि कभी मोहतरमा ने मुझसे एक ही प्रोग्राम में 2 मरतबा अग्रीमेंट किया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार शुक्र कि उसने मुझे ये दिन दिखाया। राना अरशद साहब हुजूर, मैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आपको कुछ नाराज़ कर बैठा था। सर, एक फुल टॉस आपकी खिदमत में पेश है। एक अजीब सी खबर है, मैं कन्फ्यूज़ गया, गड़बड़ा गया। मेरे अंदर का पाकिस्तानी जो झंडा लहरा रहा था उसके ऊपर किसी ने मनो पानी उड़ेल दिया, और वो भी ठंडा। जब मैंने वो मलऊन मीका सिंह की पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की खबर सुनी और उस पर तुर्रा ये कि नाम आया था परवेज़ द ग्रेट मुशर्रफ, जो अब ग्रेट नहीं रहे, उनके किसी अजीज़ ने फैसिलिटेशन की। कराची में ये मनहूस आया, $1.5 लाख इसको दिए गए, वहाँ कश्मीर में गोलियाँ चल रही हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमारे किसी सूबे के गवर्नर ने जाकर के उसको बाकायदा एयरपोर्ट पे रिसीव किया, हमने उसको अराइवल दिया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वार्म वेलकम किया। उसके बाद उसके ठुमके वगैरह देखे, हमने उसकी उल जलूल किस्म के गाने सुने, अपना सर धोना, अपना टाइम बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया। फिर उसके बाद उसको दफ़ा करने के बाद हमने तो कुछ नहीं किया। इंडिया वालों को अलबत्ता होश आ गया, उन्होंने मीका सिंह पर पाबंदी आयद कर दी। तो हुजूर, ये जो हम अपनी तलवार न्याम में डाल करके बैठे थे, ज़रा इस पर जो लगा हुआ जंग है थोड़ा सा छुड़ा दीजिए ना। मैं अर्ज़ ये करूँगा कि जब इंडिया हमारे ऊपर और कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर ये तमाम चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, और फिर उनके गुलूकार का वो सिख हो या जिस रूप में भी है वो पाकिस्तान आता है, यहाँ से करोड़ों रुपए लेके जाता है, तो कम से कम मैं ये ज़रूर मेरी सोच है कि कम से कम जो उसने पैसे यहाँ से कमाए हैं, FBR ने उनसे ज़रूर टैक्स लिया होगा या लेना चाहिए था। और एक सबसे बड़े सूबे के गवर्नर साहब उनको मिल रहे हैं,
मैं समझता हूँ ये ज़ाती तलकात निभाने का वक्त नहीं था, नहीं है। चौधरी सरवर साहब अच्छे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं, अब भी मुल्क के वो गवर्नर हैं, वो निभाते तलकात। लेकिन इस स्टेज पर कि जब वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है और 13 दिन से वहाँ पर खाने पीने पर पाबंदी है, वहाँ मेडिसिन नहीं जा रही, वहाँ पर गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, और उससे आगे हमारी LOC पर जिस तरह वायलेशन की जा रही है, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो साथ के देहात हैं वहाँ पर आम शहरियों को शहीद किया जा रहा है, हत्ता कि कश्मीर पर वो बदनीति के उनके जो एजेंडे हैं वो किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, लेकिन अपोजिशन कश्मीर के इशू पर बिल्कुल हम हुकूमत और तमाम अदारों के साथ हैं। हमने 15 को ब्लैक डे मनाया, मुज़फ़्फ़राबाद हमारी पूरी मुस्लिम लीग की लीडरशिप वहाँ पर गई, हमने मकबूजा कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती भी किया, और हम हुकूमत से भी ये तवक्को रखते हैं कि चौधरी सरवर साहब से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो कुछ अरसे के लिए, जब तक ये मामला ठीक नहीं होते और वो जो इंडियन दरिंदर मोदी है में एहतियात बरतें। ठीक है सर, मैसेज कन्वे। थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा मोहतरमा। ये मुझे बताइएगा, वजीर खारजा का एक स्टेटमेंट मेरे सामने फरमा रहे हैं, एटमी हमले में पहल, भारतीय वजीर दिफा का दिमाग सठिया गया है। मजीद फरमाते हैं, जब दिमाग में खराबी पैदा होती है तो वो काम किया जाता है जो भारत ने 5 अगस्त को किया। अच्छा, भारतीय वजीर दिफा वाहिद आदमी तो नहीं है इंडिया में जिनका दिमाग ख़राब है, इससे पहले भी बहुत सारे आए दिमाग की खराबी के मारे, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका हशर किया, इसके बाद भी इंशाल्लाह बहुत सारे आएंगे। फ़िरौन, हामून और नमरूद, शद्दाद और बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, और बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। ये भारतीय वज़ीर दिफ़ा के ऊपर आकर के तान क्यों टूट गई है? नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे इतना बड़ा कस्साब वज़ीर आज़म बन गया, एक चाय वाले को एक कौम जो है वो उसको अपना एतमाद बख्श देती है, और उसके बाद किसी भी सड़क पर, किसी भी चौराहे पर मुसलमानों को या किसी भी जो है वो रिलीजन वालों को घसीट घसीट के मारा जाता है, सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है उसके बाद कातिलों को। तो वहाँ तो सारे ही पागल हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह लें, चाहे वज़ीर आज़म को कह लें, चाहे उन अवाम को कह लें, उनकी अक्सरियत को। देखिए, मैं पहले वाला जो मैं थोड़ा सा जवाब दे लूँ कि मैं आपकी इस बात से भी एग्री करती हूँ कि लीजिए, ये हैट्रिक हो गई। इंडिया ने अपना जो इमेज मीडिया नहीं, मैं जो बात करना चाह रही हूँ ना, जो सही बात होगी वो हैट्रिक नहीं, वो 1000 दफ़ा में एग्री करना पड़ेगा। सही बात पे एग्री करने में कोई हार्म नहीं है। ये इख्तलाफ बरा इख्तलाफ तो नहीं है ना कि आपकी हर बात से, आप मेरी हर बात से डिसएग्री करें। कहने का मकसद ये है कि इंडिया एज ए नेशन बड़ा उसका भयानक चेहरा मतलब दुनिया के सामने आया है। वो इस तरह से कि इंडिया ने जो हरकतें मोदी के दौर में जो हिमाकतें कर छोड़ी हैं, क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है इस तरह की चीज़ें, जो ये मतलब कि गाय ज़िबा करने पे ये जिस तरह से मुसलमानों का हाल करते हैं, और फिर ये जो एक्सट्रीमिज़म इनके अंदर पाया जाता है, जो मोदी से रिलेटेड, मोदी का जो एक पूरी एक क्लास है, एक मकतबा फ़िक्र है, और एक इतना बड़ा मैंडेट लेके मोदी का आने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये जो माइंडसेट हिंदू कम्युनिटी का है वो मोदी के टाइप का है कि मतलब बर्दाश्त, उनमें अदम बर्दाश्त का होना, उसमें माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करना, मजहबी आज़ादी ना देना। तो ये जो इमेज इंडिया ने मीडिया के थ्रू अपना शुगर कोटेड सा एक फेस इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे पेश किया हुआ था, वो इन्होंने अपना मुंह खुद ही काला कर लिया है अपनी इन करतूतों से और अपने इन अज़ाइम से। और मेरा ये मानना है अल्लाह का निज़ाम है, ये निज़ाम कुदरत है कि जो रियलिटी होती है वो अच्छी हो या बुरी वो सामने आके रहती है। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे आपने इतने बड़े बड़े फ़िरौनों का जिक्र किया, नमरूदों का जिक्र किया, जब वो दुनिया में नहीं रहे और उनका जो अंजाम हुआ, तो मोदी का अंजाम मैं बहुत भयानक देखती हूँ। मोदी वो शख्सियत है जिन्होंने इस खित्ते में एक तीसरी बड़ी इस्लामी मुमलकत की बुनियाद रखी है,
और ये तारीख गवाह होगी कि एक तीसरी बड़ी जो इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है और जो कश्मीर के अंदर है, इन पे मुश्तमिल, मेरा नहीं ख्याल कि अब इंडिया के अंदर रहने वाली माइनॉरिटी खालिस्तान भी बनेगा और नया एक मुस्लिम रियासत भी इंडिया के अंदर बनेगी, और ये टुकड़े टुकड़े होगा अपनी इस इंतशार पसंदी की वजह से, अपनी ज़हनी पस्ती की वजह से, और इस तरह के पागलपन वाले जो इनके जो नेता हैं उनकी वजह से। अब मैं एक बात सिर्फ इसकी मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि देखें, किसी एक ख़ास बंदे को पॉइंट आउट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक बेसिकली ये जो क्या नाम है उनका, जो आप अभी सिंगर की बात कर रहे थे, मीका सिंह, ये पहले से मेरा ख्याल है कि इस सारे जो एपिसोड हुई है उससे पहले से ये इस मुल्क में मौजूद थे। जब ये सारी सिचुएशन टेंस हुई है तो फिर इनको यहाँ से भेजा गया, क्योंकि जो देखें, जो एक बात तो हमें मानना पड़ेगी कि जो सिख कम्युनिटी है वो बिल्कुल उसी तरह कश्मीरियों के साथ खड़ी है जैसे मैं और आप खड़े। नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात ये कि हम यहाँ पे मजहब की वजह से किसी को डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ एक इशू को सामने रख करके बात कर रहे थे मैडम। यहाँ आपको एक बात, आपने 3 मरतबा आज मुझसे एग्रीमेंट का इज़हार किया, चौथी मरतबा की इस्तदा मैं कर देता हूँ। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है उसी दौरान में हम सब बातें कर सकते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करना होता है। तो मैं मुहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का और राना मोहम्मद अरशद साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला, हम शिरकत की। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।